फिर आपको ये भी पता रहना चाहिए कि उनकी आर्थिक, उनकी राजनीतिक, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है वही जी। मैं कह रहा हूँ। कहते भी हैं भी। जी। तो उन्होंने और तेजस्वी जी ने दोनों ने मिल करके जी। फिर इसके लिए प्रयास किया, कोशिश की, दिल्ली आए। जी। जैसे हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम होता है, वो लेते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि उसके अंदर कोई मिनिमम पॉइंट नहीं रखा जाता है? रखा जाता है। किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना या किसी कॉलेज में, वहाँ पर 60% से नीचे वाले को नहीं लेंगे, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो कोई भी दलित हो। हो या कोई भी बिरादरी के लोग। क्योंकि जितना मेरी जानकारी याद पड़ता है जी। कि उदाहरण के तौर पर कि हमारे वक्त में 1,60,000 पूरे मुल्क में हाई स्कूल होते थे। उसमें 10 से 15,000 CBSE और ICSE के स्कूल थे। तो मामला ये नहीं है कि CBSE के 10,000 स्कूल अच्छे हैं। एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है और बड़े पैसे की जरूरत है, जो ये कैसे बेहतर होगा? माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में 20 साल में उस तरफ कदम। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। हिंदी टॉप में हमारे ख़ास मेहमान हैं, दरभंगा से 4 बार के सांसद रहे और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री थे, मोहम्मद अली अशरफ फ़ातमी साहब। उनसे कुछ ख़ास सवाल लेकर के हम आए हैं जो बिहार के सिलसिले में है। बिहार में चुनाव होने वाला है, इस बार उनकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, वहाँ जो मुसलमानों के वोट में जो बिखराव की बात कई बार आती है ओवैसी के नाम पर, उस सिलसिले में बात करेंगे। और जो जातिगत जनगणना के बारे में जिस तरीके की पहल बिहार ने शुरू की और उसको उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके मौजूदा जो पार्टी के जो दल के नेता अभी हैं तेजस्वी यादव, जिस कदर उसको उन्होंने उठाया हुआ है इस मुद्दे को, इन तमाम बातों पे इनसे बात करेंगे। फातमी साहब, स्वागत है आपका द हिंदी टॉप में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जी, शुक्रिया आपका। आपके इस इंटरव्यू के लिए, इसके शुक्रिया लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। जी। मेरा पहला सवाल फातमी साहब ये है कि ये जातिगत जनगणना को लेकर के जो एक माहौल बना, जब महागठबंधन की सरकार आपकी थी 17 महीने की, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और आपके अभी जो मौजूदा विधानसभा में जो नेता हैं आपके तेजस्वी यादव, ये लोग जाकर के प्रधानमंत्री से मिले थे और उस वक्त वही पीएम मोदी, यही सरकार, उन्होंने उन तमाम चीज़ों को नकार के वापस किया था। अब उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और उसके लिए तैयार हो गए हैं। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये जो लड़ाई है कोई जी। एक दिन की नहीं है। जी। समाजवादियों की ये बहुत पुरानी लड़ाई है। जी। आप जानते ही हैं कि जातीय जनगणना जो है जी। 1932 में पहली मर्तबा हुआ जी। और उसको अंग्रेज़ों ने कराया था। उसके बाद से अब तक सही माने में कोई आंकड़ा नहीं है देश के पास। जी। और उसकी वजह कर जो रिजर्वेशंस मिल रहे हैं उस पर भी उंगलियां उठती हैं कि क्या सही माने में जो ओबीसी के लिए या दलित के लिए या आदिवासी के लिए जी। जो सीटें तय की गई हैं जी। आबादी के तनासुब से वो ठीक है या उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जी। ये सब कैसे मालूम होगा? ये मालूम तभी पड़ेगा जब आपको सही माने में लोगों की जातियां जो हैं वो कितनी आबादी में मौजूद हैं मुल्क के अंदर। जी। फिर आपको ये भी पता रहना चाहिए कि उनकी आर्थिक, उनकी राजनीतिक, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है। जी। तो इन सब के लिए तो ज़रूरत है ही है कि एक मर्तबा फिर से जातीय जनगणना हो। जी। और उसके लिए कई मर्तबा कोशिशें होती रही हैं और कोशिशें चलती रहीं। जी। मैं पहले के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन
मुझे अच्छी तरह से याद है जब देवेगौड़ा और गुजराल जी की सरकार थी, जी जी। उस वक्त भी कैबिनेट से कुछ इस तरह के फैसले लिए गए, लेकिन वो सब तो सरकारें बहुत मुख्तसर दिनों के लिए रही। जी, बहुत वो अल्पमत। जी जी वो चल नहीं पाई ज़्यादा, जी फिर रुक गया मामला। जी फिर जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी, जी, जिस वक्त आप तब मंत्री भी बने। मैं मंत्री बना, उस जी। वक्त से ये प्रयास स्टार्ट हुआ, जी और जब कोशिश शुरू हुई तो उस वक्त भी कुछ फैसला हुआ, जी और पार्लियामेंट के अंदर बहुत लंबा डिस्कशन है इसके ऊपर। और उसमें फिर से मैं कहूँ कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो काफ़ी लड़े इसके लिए, और लालू जी तो बहुत लड़े। तो ये हमारी पार्टी की पुरानी मांग है कि जातीय जनगणना हो, लोगों जी। का मालूम हो कि कौन कितनी आबादी किसकी है। जी और जितना मुझे याद पड़ता है कि जब यूपीए 2 थी जी तो इस पे फैसला भी हो गया जी, कि जातीय जनगणना भी होगा और आर्थिक स्थिति भी जानी जाएगी। जानी जाएगी। जी। लेकिन इसमें एक सवाल उस पे हो भी गया, जी पूरे देश के अंदर जितना मुझे याद पड़ता है गणना हुई भी, जी लेकिन उसको अनाउंस नहीं किया गया। जी तब वो तो चला गया, पीछे रह गया। फिर हम लोगों का लगातार दबाव, जी चाहे सदन के बिहार के अंदर हो जी या लोकसभा के अंदर हो, हम लोग जितनी भी ताकत थी जी, इसको उठाते रहे। इंक्लूडिंग नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने भी उठाया, जी क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को समाजवादी कहते हैं, जी, तो ये वो भी समाजवादी तो उठाते है रहे। वो। नहीं हैं, वही जी। मैं कह रहा हूँ, कहते भी हैं भी। जी तो उन्होंने और तेजस्वी जी ने, दोनों ने मिल करके जी फिर इसके लिए प्रयास किया, कोशिश की, दिल्ली आए, जी और उसमें हमारा सहयोग रहा। जी और लेकिन भारत सरकार तैयार नहीं हुई। जी तो फिर हम लोगों के राय पे चलते हुए मुख्यमंत्री जी ने उसको जातीय गणना के हिसाब से जी बिहार में कराया, और उसका रिजल्ट भी आया, लेकिन वो अभी तक लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। वो अगर वो क्रेडिट जो उसका अगर देना चाहेंगे तो जाहिर है नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों एक साथ थे सरकार में, यानी आप दोनों की सरकार साथ में थी, तो जो क्रेडिट लेने की जो एक होड़ चली है, अलग अलग जगह से आवाज़ आती है। क्रेडिट जो है जी, वो तो ऑफ कोर्स हम लोग को जानी चाहिए कि जब हम लोग साथ थे तब ये मुमकिन हो सका। नीतीश कुमार को भी देंगे और क्रेडिट? नहीं, क्रेडिट उन्होंने हमारी बात मानी, अच्छा। और उनको समझ में बात आई कि ये होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसको बता तो दिया गया मुख्य रूप से इतने 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 हैं। इसका फायदा कितने बड़े लार्ज स्केल में आप देख रहे हैं? लेकिन उसका जो है ना, विस्तार से आज तक नहीं बताया गया जी कि किस इलाके में किस तरह के लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। वादा सिर्फ भी जात हुआ, बता दी गई, हाँ, आर्थिक स्थिति नहीं बताई गई। वादा भी किया गया जी कि जो लोग उसमें गरीब लोग हैं, कोई 80 लाख परिवार को जी उन्होंने सेलेक्ट भी किया था जी कि उनको हम कुछ पैसा भी देंगे, कुछ सहूलतें देंगे, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ हुआ नहीं है। तो आज जो भारत सरकार ने फैसला किया है जातीय जनगणना का, तो इसका तो हम लोगों ने स्वागत किया, पहले भी, आज भी करते हैं। और ये बेसिक अधिकार है लोगों का कि सबको मालूम होना चाहिए। देखिए, इस मुल्क के अंदर जो दलित हैं उनकी आबादी तो मालूम हो जाती है, लेकिन उनकी डिटेलिंग भी नहीं हो पाती है जी कि दलित में कौन लोग पीछे रह गए, जी उनकी आबादी कितनी है। जी ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रिजर्वेशन हुआ हो उससे सभी जो लोग हैं उसको फ़ायदा पहुंच गया हो, जी या जो सहूलतें मिल रही हैं उसमें उनको फ़ायदा पहुंचा हो, जी चाहे शिक्षा हो, चाहे रोज़गार हो, नौकरी हो। इसी तरह से ओबीसी के अंदर भी आबादी कितनी बढ़ी, जी उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, जी इसका भी पता नहीं चल पाया। फिर हमारी तो पुरानी मांग रही है
कि आबादी के हिसाब से लोगों को जी जी। सरकारी नौकरियों में जगह मिले। अब तो सरकारी नौकरी नहीं, हमारी पार्टी का मानना है कि प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी, कॉर्पोरेट में यानी कॉर्पोरेट और दूसरे जो अच्छी MSME जगह है, वगैरह जो भी जी, सेक्टर जी, है सब जी, में। सब जगह रिजर्वेशन को का फायदा लोगों को मिलना चाहिए। और वो जब तक नहीं होगा तो सरकारी नौकरी कितनी होती है, 1.5%, 2%, तो उससे तो समाज का नहीं, एक मसला हल एक तो नहीं जो होगा। एक जो अपर कास्ट के अंदर में जो एक भावना आती है इन तमाम चीज़ों को लेकर के, वो एक सवाल बनता है, चूँकि लोग सवाल हम लोगों से कर रहे होते हैं, कहीं अगर हम पब्लिक रिव्यू वगैरह के लिए जा रहे होते हैं तो उनसे उनका ये कहना होता है कि इसका जो दायरा तय करना चाहिए वो एलिजिबिलिटी यानी उनकी जो कैपेबिलिटी है उस पर भी होना चाहिए, सिर्फ रिजर्वेशन को हर हालत में लागू देखिए, करने आप जैसी बात यही नहीं होनी ये चाहिए। जो है ना, जी ये गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जी आज भी फॉर एग्जाम्पल के नीट का एग्ज़ाम हुआ, जी यूपीएससी का एग्ज़ाम होता जी है, जैसे हर स्टेट का अपना अपना एग्ज़ाम होता है, वो लेते हैं। जी तो आप क्या समझ रहे हैं कि उसके अंदर कोई मिनिमम पॉइंट नहीं रखा जाता है? रखा जाता है। किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है या किसी कॉलेज में, वहाँ पर 60% से नीचे वाले को जी। नहीं लेंगे, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो कोई भी दलित हो, हो या जी। कोई भी बिरादरी के लोग हो। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। उतना तो आपको लाना ही लाना है। जी उसके बाद फिर आप ही के लोगों में कंपटीशन होगा। जी दलित है तो दलित में कंपटीशन हो रहा है, जी पिछड़े हैं तो पिछड़ा में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है ना। और अब तो EWS भी आ गया, उसमें भी कंपटीशन है। अच्छा, फिर देखिए आप, इसमें फॉर एक एग्जाम्पल छोटा अभी 60% जी रिजर्वेशन है मुल्क के अंदर, जी 40% तो अब भी ओपन है। हम्म, अगर कहीं से आपको ये बात रखी गई होगी जी तो 40% तो और भी ओपन है, और 10% तो है ही है अपर क्लास के लिए। एक थोड़ा तो आपसे फिर देखो, जी मौका सबको मिलना चाहिए। अपर क्लास भी इसी मुल्क के लोग हैं, जी पिछड़े दलित भी इसी मुल्क के लोग हैं, जी और इसीलिए कभी ये नहीं कहा गया कि ये परमानेंट चीज है, बल्कि समाज को एक मर्तबा बदल लो। हम्म, आदमी में फर्क नहीं रहा है जी कि अमीर है या गरीब है या कुछ है, लेकिन अगर गरीबी है तो तालीम उसके यहाँ कम है। आप देखिएगा, रिजल्ट आएगा उसके अंदर पता चलेगा आपको। तो हमें समाज के हर तबके के लोगों को जी ऐसे लेके चलना है कि कोई एहसास कमतरी में न रहे कि भाई हम चूंकि दलित हैं तो हम इस जगह पर हैं, हम पिछड़ा हैं तो इस जगह पर हैं, हम अल्पसंख्यक में हैं तो इस जगह पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्पैरिटी समाज के अंदर नजर आती है कहीं कहीं, उसको दूर करने की जरूरत है। इससे मुल्क मजबूत होगा। जो लोग समझते हैं कि इससे समाज में कमजोरी आएगी, समाज टूटेगा, ऐसा नहीं है। जी और हम तो, मेरी तो बहुत अगड़ी जाति के दोस्तों से बात होती है, जी और तो उनका भी कहना है कि भाई सब समाज बढ़े, सबको आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, फिर ये ज़रूर है कि ये जो जातीय जनगणना होगा जी तो उससे आर्थिक स्थिति भी लोगों की मालूम होगी, कितनी आबादी किसकी ये भी मालूम होगा, जी और उसके लिहाज से रिजर्वेशन हो। जैसे अभी बिहार के अंदर जी जो आबादी निकल के आई तो 65% रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो शेड्यूल 8 में लाने की बात इसीलिए की जा रही अच्छा कि इसको लाया जाए, और इसका जो दायरा है जो अभी 60% तक पर है, इसको बढ़ा करके जितने की ज़रूरत हो वो करना चाहिए। समाज में कोई भी तबके का आदमी, जी कोई भी तबके का आदमी, ऊंची जात का हो, पिछड़े वर्ग का हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, लिंग्विस्टिक बैकवर्ड क्लास हो, जी लिंग्विस्टिक से पिछड़ा हुआ कोई इलाका हो, सबको मौका मिलना चाहिए। मुल्क की खूबसूरती उसी में है कि सब लोग आगे बढ़ें। जी। एक मेरा दूसरा सवाल ये है कि
चूँकि आप यूपीए 1 में 2004 से 2009 तक आप देश के शिक्षा राज्य मंत्री यानी एचआरडी मिनिस्टर थे आप, उस वक्त जो शिक्षा का स्तर था और जो आज आप देखते हैं मौजूदा गवर्नमेंट में, दोनों में जो जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो चीज़ें की गई उस वक्त और अब में क्या फ़र्क आपको लगता है? देखिए, एक तो बात समझिए, इस मुल्क में शिक्षा को सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा। अच्छा, तब भी नहीं लिया जाता था, तो अभी अभी नहीं लिया देखो, बात सुनो, जी जब हम आज़ाद हुए थे तो लिटरेसी रेट देख लो, जी तो आज बढ़ा तो है जी पहले के मुकाबले में। जी पहले के मुकाबले में ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनी है, जी पहले के मुकाबले में अच्छे स्कूल्स आए हैं, जी लेकिन आज भी समझो जी कि हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन में हम्म अगर सरकारी स्कूलों को देखो हम्म तो उसका स्तर कितना नीचे है, और वहीं प्राइवेट में चले जाओ तो अच्छा है। जी आप सेकेंडरी एजुकेशन को देख लो, आप जी अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल को भी तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना मेरी जानकारी याद पड़ता है जी कि उदाहरण के तौर पर कि हमारे वक्त में 1,60,000 पूरे मुल्क में हाई स्कूल होते थे, उसमें 10 से 15,000 सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल थे। तो मामला ये नहीं है कि सीबीएसई के 10,000 स्कूल अच्छे हैं या केंद्रीय विद्यालय अच्छा है, नवोदय विद्यालय अच्छा है। हमारा हर स्कूल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में हर आदमी नहीं जाएगा, जी लेकिन सेकेंडरी स्कूल तक जी आपका अच्छा स्कूल सिस्टम हो ताकि आपके बच्चे अच्छा कर सकें। जी अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि तरक्की हुई या नहीं हुई। जी तरक्की तो होगी, ये तो जैसे जैसे डेवलप निस्बतन होगी जी। पहले के मुकाबले में, जी लेकिन अगर हमें यूरोप के बराबर आना है, जी अमेरिका के बराबर आना है, दुनिया में जो और दूसरे तरक्की पजीर जैसे जापान है या सिंगापुर है, जी साउथ कोरिया है, जी जहाँ एजुकेशन का स्तर बेहतर है अब बहुत अच्छा हो गया पहले के मुकाबले, जी तो हमें उस स्तर पे लाने के लिए, उस जगह पे लाने के लिए हमें बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है, प्राइमरी एजुकेशन में भी, सेकेंडरी में भी और हायर में और हायर एजुकेशन में। तो आप यकीन करिए कि चंद अच्छे इदारे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कि दुनिया की 500 यूनिवर्सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी नजर नहीं आती है, नजर नहीं आती है बिल्कुल। हाँ? ये हमारे तो क्या शिक्षा हो का रहा स्तर है, ये शिक्षा का स्तर जिसको है। हम मेडिकल कॉलेज जिसको हम 200 जेएनयू में, कहते हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वो भी नहीं आती वो भी नहीं आती है। मैंने देखा कि 600 कुछ नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जी जो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी यहाँ की कंसीडर होती है, वो है। अच्छा, और यहाँ के आप प्रोडक्ट हैं जहाँ क्या मैं पढ़ा हुआ हूँ, जी तो लेकिन कहाँ खड़े हैं हम? जी, आप मेडिकल कॉलेज एशिया का लिस्ट देख लो 1 to 100 में, हम नहीं है वहाँ। नहीं है वहाँ। हम फखरिया कहते हैं कि हमारे पास आईआईटीज़ है, ठीक है, आईआईटीज़ का है नंबर आज भी रैंकिंग में कहीं ना कहीं जी नजर आता है, जी लेकिन अब आप कहोगे कि हम बेस्ट हैं उसमें, तो नहीं है। है जी। तो ना मेडिकल की पढ़ाई में है, ना इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो में है, ना हम साइंस की पढ़ाई में है। एक जो सवाल है कि कोई भी इलाका या कोई भी घर या कोई भी मुल्क तरक्की तब करता है जब उसका शिक्षा का जो बेसिक जो उसको मिलनी चाहिए वो अगर नहीं मिलता तो नहीं। अफसोस क्या इसमें है, बिहार इतना पीछे क्यों है? नहीं, बिहार तो बहुत पीछे है, बिहार तो सबसे नीचे है। अगर आप ले लो 28 स्टेट्स हैं जी। बिहार के अंदर, जी। हिंदुस्तान के अंदर, और 8 यूनियन टेरिटरी है, 36, तो 36वें नंबर पे बिहार है। चाहे इसकी वो वजह क्या प्राइमरी है? एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे हायर एजुकेशन हो। क्यों है? ये तो 20 साल जब पैसा आना शुरू हुआ हिंदुस्तान में, ये 20 साल जो है, जी ये एनडीए के पास है बिहार। ये सवाल उनसे करिए कि आपने
इम्प्रूव क्यों नहीं, किया? उससे पहले तो आप सरकार आपकी secondary- थी ना, नहीं, ठीक है। 2005 से पहले थी आपकी देखो, सरकार। आप अगर जब हमारी सरकार थी जी 15 साल की, जी हम लोगों ने एक ट्राई किया, कोशिश की जी कि टीचर अच्छे अपॉइंट हो जाएं, जी बीपीएससी से हो, जी और उसी तरह से हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में भी जी काम किया। जी। लेकिन आप एक बात समझ लो, स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है बिहार में। एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है और बड़े पैसे की जरूरत भी है, जो ये कैसे बेहतर माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में 20 साल में उस तरफ कदम नहीं बढ़ाया गया। इसलिए बिहार चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, लेकिन उनका तो दावा ये है कि सर, ये मैं थोड़ी बोल रहा, जिस हालत में हमको दिया गया बिहार, नहीं तो सुनो ना जी अगर उस हालत में आपने बेहतर किया जी तो आप 36वें नंबर पे नहीं होते एजुकेशन में। वाई यू आर ऑन नंबर 36? आप किसी यूनियन टेरिटरी के बराबर भी नहीं। लेकिन उनका आज कहना आपके है कि हम तो 36 तक लेके आ गए। अगर यहाँ अगर 50 राज्य होता तो 50वें पोजीशन पे थे। अगर उसकी अगर आप गिनती अरे करते भाई, वो तो हम कम से कम यहाँ लेके आए। 36 से नीचे क्या आंकड़ा होगा? जी, वो तो अंतिम है, अंतिम पायदान पर है। हम्म, तो एजुकेशन को आपको ध्यान, देखो जी एक चीज का और ध्यान रखना कि इस मुल्क के अंदर एजुकेशन मेनली स्टेट का सब्जेक्ट है, मेनली। जी भारत सरकार भी करती है, लेकिन उसका जो शेयर है 10% होगा। 90% स्टेट्स देखता है। तो अगर जो बेसिक काम था वो एनडीए सरकार बिहार में नहीं कर पाई, वो फेल हुई है। शुक्रिया फातमी साहब, हमें वक्त देने के लिए, और कई बातों पे हमने चर्चा की। अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा हम आपको परेशान करते रहेंगे, आपसे वक्त लेते रहेंगे, ताकि बिहार के मुद्दे पे और भी बहुत सारी बातें हों, चाहे वो जातीय जनगणना हो, मुसलमानों के मुद्दे हों, या कौन सी पार्टी में कितनी सीट का बंटवारा होगा। सारे मुद्दों पे हम आपसे मिलते रहेंगे और आपको तंग करके आपसे सवाल से जवाब करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। जी, तो ये थे हमारे साथ 4 बार के सांसद रहे अली अशरफ फातमी साहब। शिक्षा मंत्री भी थे ये भारत सरकार में, शिक्षा राज्य मंत्री। इनसे एक ख़ास बातचीत रही हमारी। इन्होंने काफ़ी खुलकर अपनी बातों को रखा कि किस तरीके से मुसलमान वोट करेंगे। वो सारी बातों पे इन्होंने अपनी बातें रखी। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए और इस तरह के इंटरव्यूज़ के लिए आप बने रहें हमारे साथ, यानी द हिंदी टॉप को आप सब्सक्राइब भी कर लें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।